बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी कहानी स्टार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे अब्बा ने मेरे बाजू सख्ती से पकड़ा हुआ था और मुझे इस घर के करीब ले गया। दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत हुई थी। वो शख्स तो वही था जो चंद दिन पहले हमारे घर आया था। मुझे देखकर इसकी शख्स की आंखें चमक गई थी। इसने जेब से बहुत सारे नोट निकाल कर अब्बा के हाथ पर रखे तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं समझ गई थी कि अब्बा ने मेरा सौदा किया है, क्योंकि अब्बा अपने नशे की खातिर घर का बहुत सारा सामान बेच चुका था। अब्बा ने मेरा बाजू उस कमीने के हाथ में थमा दिया। मैं अब्बा को वहाँ से वापस जाते हुए देखकर बुरी तरह से घबरा कर चिल्लाने लगी थी। मैंने इस शख्स से कहा, मुझे छोड़ो, मुझे अब्बा के पास जाने दो, लेकिन वो बहुत ढीठ था, हंसता रहा। मैं नाजुक छोटी सी कमज़ोर सी लड़की थी, उसकी सख्त गिरफ्त से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। मेरे सामने मेरा अब्बा उससे पैसे लेकर चला गया था। मैंने तो सुना था बेटे के आंसू देखकर बाप तड़प सा जाता है। मेरा बाप कैसा था, उसके दिल में कोई एहसास नहीं था। वो शख्स मुझे घसीट कर उस कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर जोर से फेंका। उसके बाद जो हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा नाम शबाना था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। अम्मा का ये रोज़ मामूल सा बन गया था। वो नशे का आदी था। जब इसे नशे की सिगरेट ना मिलती तो वो अम्मा से पैसे मांगता, लेकिन अम्मा जब पैसे देने से इनकार करती तो अब्बा इन्हें बहुत मारते। मेरी वालदा लोगों के घर में मुलाजमत करके पैसे कमाती थी और घर के अखराजात पूरे करती थी। इस पर अब्बा की नशे की आदत थी। अम्मा इसे आजिज़ आ चुकी थी। अब्बा कुछ कमाता तो था नहीं, ना ही अपने नशे की लत को छोड़ने को तैयार था। हर वक्त वह नशे में धुत रहता। जब नशा टूटता तो अम्मा से पैसे मांगने लगता। अम्मा जब इनकार करती तो घर के बर्तन तोड़ने लगता, अम्मा पर हाथ उठाने लगता। मैं डर कर सहन के एक कोने में बैठ जाती। जिस दिन बहस बहुत बढ़ जाती, फिर अब्बा अम्मा को मारना शुरू कर देता, दरवाज़ा बंद कर देता। रोज़ का यही तमाशा था। ये देख देख कर मैं तंग आ चुकी थी। एक बार रात के वक्त घर का दरवाज़ा बजा। अम्मा खाना बना रही थी। अब्बा कभी दरवाज़ा नहीं खोलते थे, इसलिए दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा शख्स देखा जो खासा लंबा चौड़ा सेहतमंद था। बड़ी खबासत थी, 10 साल की थी। अपने लंबे ऊंचे कद की वजह से बड़ी लगती थी, इसलिए दुपट्टा ओढ़ सर पे ले लिया। वो मेरा जायज़ा लेने लगा। चेहरे से बहुत खुश लग रहे थे। एक बार मैं स्कूल से घर आई तो घर का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि अम्मा तो शाम को घर से लौटती थी, काम से लौटती थी, इसलिए जब भी मैं स्कूल से वापस आती तो दरवाज़ा वही खोलते थे। मगर आज जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, पूरा घर खाली था, कहीं कोई नहीं था। अब्बा की चारपाई भी खाली थी। मैं तो परेशान हो गई, क्या अब्बा किधर चले गए, क्योंकि हर वक्त घर पर ही होते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे। मैंने यूनिफॉर्म तब्दील किया, किचन में रखा हाट पाट खोल कर देखने लगी। खाने को क्या है? रात का सालन मौजूद था। अम्मा रोटियां पका कर गई थी। मैंने खाना खाया। इतनी देर में अब्बा घर वापस आ गए। मुझसे कहने लगे, तुम्हारी माँ हमेशा के लिए घर छोड़कर मायके चली गई है और मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर छोड़ दूंगा। न जाने क्यों अब्बा के चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। मैंने कहा, अब्बा अम्मा को मना कर वापस घर ले आओ। वो कहने लगा, वो नहीं आएगी। तुमने अगर अम्मा के पास जाना है तो तैयार हो जाओ, वरना यहाँ पर फाके पड़ जाएंगे। मुझसे तो नहीं संभाला जाता कुछ भी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब्बा कुछ कमाते तो ना थे, मुझे कैसे पाल सकते थे। मैं तैयार हो गई। मुझे बाहर ले गए। मेरी नानी का घर हमारे घर से 15 मिनट की मुसाफिर पर था। हम जब भी नानी के घर जाते पैदल ही जाते थे, लेकिन अब्बा ने ना जाने क्यों रिक्शा करवा लिया था। अब्बा के साथ रिक्शे में बैठ के रिक्शा तो किसी और रास्ते पर रवाना था। आधे घंटे बाद अब्बा ने एक सुनसान सड़क पर रिक्शा रुकवा दिया। वो कोई और ही जगह थी। मैंने अब्बा से पूछा, वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो कहने लगे, तेरी माँ इधर ही है। लेकिन अब्बा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रंग बदल रहा था। वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा हाथ पकड़े हुए रिक्शे से नीचे उतरे।
और रिक्शे वाले को किराया दिया। सड़क की दूसरी तरफ घने जंगल और दरख्तों का सिलसिला था। अब्बा मुझे इसी जंगल के अंदर ले गए। मैं फटी फटी आंखों से वो सब देख रही थी। मेरे जहन में बार बार ख्याल आ रहा था, अम्मा नानी का घर छोड़कर यहाँ क्यों रहने आई थी। काफ़ी देर बाद अब्बा के साथ इस जंगल में चल चल कर अब थकने लगी थी। मैं सबर जवाब दे गया था। अंधेरा छाने लगा था। खौफ सा महसूस हो रहा था, कोई खतरनाक जानवर ही ना सामने आ जाए, कोई सांप बिच्छू ही ना आ जाए। अम्मा नशे की वजह से अपनी सेहत खराब कर चुका था। मुझे भला क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। मेरा हाथ पकड़े तेज तेज चल रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। मुझे ना जाने क्यों खौफ का एहसास हुआ। चारों तरफ घने दरख्तों के अलावा और कुछ नहीं था। अब्बा मुझे कहाँ ले जा रहा था। इस सुनसान जगह पर अम्मा आई थी, तेज तेज कदम उठाती अब्बा के साथ चल रही थी। अब्बा अब तेज सी रोशनी की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे हम रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे चैन नजर आने लगा। वह झोंपड़ी नुमा घर था। अब्बा इसे कमरे नुमा खस्ता से झोंपड़ी के पास गए, अपने साथ ले जाकर खड़ा हो गया। फिर मुझे कहने लगा, तुम्हारी माँ इस घर के अंदर है, जाओ अंदर चली जाओ। वो लकड़ियों से बना हुआ घर था। एक कमजोर सा लकड़ी का दरवाज़ा था। इसकी भी हालत बहुत बुरी थी। न जाने मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा था। मैं अकेले अंदर कैसे जाती इस वीरान से जंगल में। एक छोटे से कमरे में आकर बैठ गई। मैंने अब्बा से कहा, आप भी मेरे साथ अंदर चलें, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मुझे न जाने क्यों डर लग रहा था, लेकिन मेरी बात सुनते ही अब्बा ने मुझे सख्ती से डांट दिया और कहने लगे, जाओ अंदर। मगर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं माना। दिल में खतरे की घंटी बजते हुए सुनाई देने लगी। मुझे लगा कुछ गलत होने वाला है। कभी कभी दिल की आवाज़ सही बात की निशानदेही करती है। मेरे दिल में ऐसे ही ख्यालात आ रहे थे। अब्बा झूठ बोल रहा है, मेरी अम्मा इस कमरे में मौजूद नहीं है। मैंने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना, आप मुझे वापस घर ले जाएं, मुझे अम्मा के पास नहीं जाना। मेरे अब्बा ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे इस घर के करीब ले गया। दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत हुई। ये वही शख्स था जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आया था। मैं इसे देख चुकी थी। इसने बहुत सारे नोट निकाल कर अप्पा के हाथ पर रखे तो मेरी जान ही निकल गई। मैं समझ गई अप्पा ने मेरा सौदा किया है, क्योंकि अप्पा नशे के लिए कुछ भी कर सकता था। अप्पा ने मेरा बाजू उसके हाथ में थमा दिया। मैंने जब अब्बा को वहाँ से वापस जाते देखा तो बुरी तरह से घबरा कर चिल्लाने लगी। अब्बा कहने लगे, मैंने इस शख्स से कहा मुझे छोड़ दो, मुझे अम्मा के पास जाना है। लेकिन मैं नाजुक सी छोटी सी लड़की थी, उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकी थी। मेरा बेहिस बाप पैसे जेब में डाले तेजी से जा रहा था। मैंने तो सुना था बेटी के आंसू देखकर बाप तड़प सा जाता है, पर मेरे बाप को कोई परवाह ही नहीं थी। उस आदमी ने मुझे चाय पर जोर से फेंका। इसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, मेरी रूह लरज़ गई। 10 साल की कम सन बच्ची भी इस जलाल सिफ्त इंसान को तरस नहीं आया। यूँ सुबह नीम मर्दा हालत हो चुकी थी। मैं सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था अभी मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरा वजूद इसकी ज़्यादती का मतमल नहीं था। वो जो मेरे साथ की गई थी, मेरी चीखों की आवाज़ें इस सुनसान जंगल में रात भर गूंजी थी। शायद इस जंगल के दरिंदे भी मेरी आवाज़ सुनकर काम गए होंगे, लेकिन इस बेरहम शख्स को मुझ पर रहम नहीं आया। मेरा बाप चंद लाल नोटों की खातिर मुझे एक भेड़िए के सामने फेंक दिया था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर इस शख्स ने मुझे न जाने कौन सा शरबत पिलाया। मुझे कुछ तमन्नाई सी महसूस होने लगी। चंद दिन में चलने फिरने के काबिल भी ना थी। वो शख्स दोबारा मेरे पास नहीं आया। सुबह उठते ही इस कमरे से बाहर निकल जाता, रात को लौटता। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता, उसे देखकर मैं सहम सी जाती। वो मुझे बड़ी अजीबोगरीब सी नज़र से देखता। मेरी हालत बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा था। 15 दिन बाद चलने फिरने के काबिल हुई। दिन के वक्त बस इस कमरे में फल रखे हुए रहते थे। वो शख्स गायब हो जाता। रात को वापस लौटता, इसके हाथ में पका हुआ खाना होता। एक बार मैंने सोचा यहाँ से भाग जाऊं। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बर्ड से बंद था। कमरे में एक ही खिड़की थी, जिसकी लकड़ी पुरानी हो चुकी थी। मैंने जोर आजमाई की, वो खुल गई।
میں جلدی سے اس کھڑکی سے باہر نکل کر جنگل میں بھاگنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میں کس طرف جا رہی ہوں، جس راستے پر بھاگ رہی تھی میں کہاں پہنچوں گی، لیکن مجھے بس بھاگنا تھا۔ اس شخص کے ظلم کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی۔ میں پہلے سے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی، جو اذیت میں نے سہی تھی میرے وجود کو بے جان سا کر دیا تھا۔ اسی لیے مسلسل 1 گھنٹہ بھاگتے رہنے کے بعد میں بری طرح سے ہانپنے لگی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ، میرا حلق خشک ہو گیا تھا، میرے پیر شل ہو گئے تھے، بہت تھک گئی تھی، اسی لیے ایک درخت کے سائے سے لگ کر سانس لینے لگی۔ مجھے تو لگا تھا اس وحشی کی گرفت سے آزاد ہو چکی ہوں، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہ تھی۔ جس طرف سے ٹیک لگائے اپنا سانس بحال کر رہی تھی، شخص اسی درختی رقب سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا اب تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ اسے پھنکارتے ہوئے کہا، تم سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں بھاگنے دوں گا، تمہارے پیسے بھرے ہیں میں نے، تم میری سر خرید ہو۔ تمہیں اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ انجام کروں گا تم زندگی بھر نہ بھولو گی، چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی لے جانے لگا۔ میں پھر سے ڈرنے لگی۔ میں جانتی تھی میری منت سماجت اس شخص پر بے اثر رہے گی، اس لیے میں نے اپنے دل میں اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بچا لے گا یا پھر موت ہی دے دے، میں اس شخص کی اذیت کو سہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ وہ شخص درخت کے بیچوں بیچ مجھے وہاں سے لے جا رہا تھا۔ ایک درخت سے یکدم سے سانپ نیچے کو لٹکا۔ اس شخص کے وہ سانپ الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کا منہ نیچے تھا۔ اس سانپ نے اس شخص کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا، چھولتے ہوئے سیدھا ڈنک اس کے سر پر مارا۔ وہ شخص کو چند منٹ میں ہی تڑپنے لگا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، تڑپنے لگا۔ سانپ اب بھی جھول رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، کہیں وہ سانپ مجھے ہی نہ ڈس لے۔ اس شخص کے منہ سے جھاگ سی نکلنے لگی۔ وہ کچھ دیر تڑپنے کے بعد بے جان ہو گیا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ سانپ کود کر میرے اوپر گر گیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس سانپ نے میرے وجود سے لپٹنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا اب میں مرنے والی ہوں، اب میری باری ہے۔ میں یوں تھی کہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ سانپ رسے کی طرح مجھ سے لپٹ سا گیا۔ میں سانس تک لینا بھول گئی جب اس کا منہ میرے منہ کے قریب آیا۔ جیسے ہی اس نے پھنکار کر اپنا زہر بھرا ڈنک نکالا، میں نے زور سے آنکھیں بھینچ لی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن ایک گولی کی آواز سے میں بند آنکھوں سے بری طرح چونک گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، وہ سانپ خون سے لت پت زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا اور سامنے نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شکاری بندوق تھی۔ اس نے سانپ کا نشانہ بنایا تھا۔ اب میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں تو اس وقت سانپ کے خوف سے حیات سے ہی نہیں نکلی تھی۔ مجھے تو اب لگ رہا تھا وہ سانپ میرے وجود پر اب بھی چل رہا ہے۔ مجھے اتنا خوف تھا، ڈر گئی، ہوش سے غافل ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا، میرے نتنوں سے کھانے کی خوشبو گزری تھی، جیسے گوشت کو روسٹ کیا جا رہا ہو۔ میری آنکھ کھلی۔ میں ایک خیمے میں بچھے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہاں کیسے پہنچی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، بس بھوک لگ رہی تھی، بڑی شدت کی بھوک تھی، اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خیمے کے باہر آگ کی روشنی دکھائی دی، چند لڑکوں کی باتوں کی آواز آئی اور آوازیں سنائی دینے لگی۔ میری بھوک کی شدت سے حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ وہ چند لڑکے تھے جو شاید شکار کے ارادے سے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ لڑکوں کو دیکھ کر ایک خوف کی لہر میرے اندر سے سرایت کر گئی۔ میں اسی خیمے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر لکڑیوں پر آگ جل رہی تھی اور ایک بگڑا اس کے اوپر ثابت سالم روسٹ ہو رہا تھا۔ وہ سب نوجوان آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مجھے پیاس بھی بہت لگ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں 7 اپ کی بوتلیں تھیں۔ وہ پلیٹوں میں گوشت ڈالے بہت مزے سے کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری بھوک کی شدت بڑھ گئی، لیکن میری ہمت نہ ہوئی وہاں جا کر یہ کہہ سکوں مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ 4 نوجوان تھے، جنہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں مرد کا بہت بھیانک روپ دیکھا تھا، اسی لیے مجھے ان سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اسی نوجوان کی نظر مجھ پر پڑ گئی جس نے مجھے سانپ سے بچایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے دوستوں کو میری طرف اشارہ کیا،
फिर होठों पर उंगली रखकर इन्हें चुप होने का इशारा दिया। फिर वो शख्स मेरे पास आया। मैं घबरा कर फिर इस खेमे से चली गई। न जाने मुझे इन लोगों से क्यों खौफ सा महसूस हो रहा था। वो नौजवान खेमे के अंदर दाखिल होकर इसके हाथ में खाने की प्लेट मौजूद थी जिससे गोश्त का पीस रखे हुए था। वो मुझसे पूछने लगा, अब तो ठीक हो ना तुम? दोबारा बेहोश होने का इरादा तो नहीं? मैं इसकी बात सुनकर नर्वस सी हुई। वो शायद मजाक के मूड में था, इसीलिए मुझे ऐसे कहने लगा। फिर मुझसे पूछने लगा, भूख लगी है तुम्हें, खाना खाओगी? मुझे भूख तो बहुत लगी हुई थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने अपनी प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने इसके हाथ से प्लेट ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। वो खेमे से बाहर चला गया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर खाने लगी। जब कुछ देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में मज़ीद गोश्त के पके हुए पीस थे और उसने वो पीस मुझे दिए। मैंने उसके हाथ से जल्दी से वो पीस पकड़ लिए और बोतल भी उसने मुझे दी। वो बाहर चला गया। फिर वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा, तुम इसी खेमे में सो जाओ, सुबह अपने घर का पता बता देना, हम तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। घर का सोचकर मुझे अब्बा का ख्याल आया। अब्बा का ख्याल आते ही मेरी रूह कांप गई थी। मैं इस शख्स के पास जाना ही नहीं चाहती थी। मैं रात को उसी खेमे में सो गई। अगली सुबह इसी नौजवान ने मुझसे घर का पूछा। मैं इसकी बात सुनकर रोने लगी। रोते हुए मैंने इसे सारी हकीकत बता दी। मैंने कहा, मुझे मेरे घर नहीं जाना, वरना मेरा बाप मुझे फिर से ना बेटे। वो शख्स मुझे अपने घर ले गया। इसके घर पर उसकी वालदा भी थी जो बहुत अहम दिल खातून थी। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। इस नौजवान ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मुझसे कहता, मुझे भाई कहा करो। मैं उसे भाई कहने लगी। उसकी वालदा को अम्मी कहकर पुकारती। वक्त तेजी से गुजरने लगा था। वो नौजवान मेरा सगा था, लेकिन उसने मुझे भाई की बनकर मेरी हिफाजत की। उसकी वालदा भी मेरी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन माँ की तरह मेरी परवरिश की। आज मैं एक डॉक्टर बन चुकी थी। मैं अपने मरीज को देख रही थी जब मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी जो मेरा बाप था। उसे सुबह ही एडमिट किया गया था। वो हद दर्जा का बीमार था, अभी नशे का आदी था, इसलिए तड़प रहा था। उसके जिगर काम करना छोड़ चुका था, लेकिन नशे के लिए अभी वह सिगरेट मांग रहा था। मैंने तासिफ से देखा था, जो मेरा सगा बाप होकर भी नशे का आदी होने की वजह से कभी मेरा ना हो सका। दोनों माँ बेटा कुछ ना होकर भी मेरा सब कुछ थे। इस शख्स की शादी हो चुकी थी जिसे मैं भाई कहती थी। वो समझती थी जिसने मुझे सांप से बचाया मेरा भाई बन गया। सच में ही कहा था किसी ने, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ने सांप को मेरा मददगार बनाकर भेजा, मुझे एक जालिम शख्स से निजात दिलाई। इसके बाद उस शख्स को भेजकर मेरी ज़िंदगी का मुहाफिज बना लिया। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जब चाहे जिसे चाहे सके को सतीला, सतीले को सगा बना दे। अपनी ड्यूटी देकर अस्पताल से बाहर आई। वो शख्स गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा था। हर रोज़ वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ता और अपनी जिम्मेदारी निभाता।